हेलो बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रे ऑप्टिक्स का लास्ट लेक्चर, दैट इज ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो हम लोगों को ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ना है माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप और उनकी रिजॉल्विंग पावर के बारे में। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके यहां पर स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लोग सबसे पहले माइक्रोस्कोप पढ़ेंगे, लेकिन उससे भी पहले थोड़ा सा हमें विजुअल एंगल के बारे में समझना रहेगा। तो विजुअल एंगल क्या है, मतलब जो पर्पस है एक्चुअल में माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप का, वो पर्पस हम लोग यहां पर समझने जा रहे हैं। तो जो विजुअल एंगल है वो क्या है, जैसे जो आई बॉल होती है, तो यहां पर जब कोई भी इमेज बनती है, तो जैसे मान लिया यहां पर ऑब्जेक्ट रखा गया है ए बी, तो यहां से सपोज कर लिया ऐसे एक हमने रे ड्रॉ की, तो यहां पर ये एंगल बन रहा है अल्फा। ठीक है, अल्फा एंगल बन रहा है जो कि थोड़ा सा छोटा है। ये वाला जो ए बी है, यहां पर ऑब्जेक्ट ये दूर रखा है, उसका एंगल छोटा बन रहा है। तो यहां पर अगर आप देखें तो इसकी जो इमेज बनेगी जाकर यहां पर, वो इस तरीके से बनेगी जाकर। ठीक है, ये एंगल अल्फा हो गया, और जो इमेज यहां पर बनेगी वो ऐसे यहां पर बनेगी जाकर। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि अगर ये इमेज छोटी बन रही है, तो अगर हम यहां पर देखें ए बी को आगे शिफ्ट कर दिया जाए, अगर ये इस पोजीशन पर होता ए डैश बी डैश, तो यहां पर क्या होता, तो ये विजुअल एंगल बीटा जो कि पहले से बड़ा बन रहा है। तो अब आप देखो, तो जो अब इमेज बनती, ठीक है, यहां पर जो इमेज यहां पर दिखती है आपको, वो इमेज पहले से बड़ी दिखती। ठीक है, तो इसका मतलब जो ये ऑब्जेक्ट है, ये अगर क्लोज होगा तो इमेज बड़ी बनेगी और आपको ऑब्जेक्ट क्लियर दिखेगा। लेकिन इसकी भी लिमिटेशन होती है। जैसे जो भी हमारी आईज की लिमिटेशन है वो ये है कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो अगर आप बहुत क्लोज भी ऐसे कर दो तो भी आप तो नहीं देख पाएंगे ना, तो आपको सही से दिखेगा ही नहीं। बहुत क्लोज कोई भी चीज रखो, और अगर हम थोड़ा सा यहां आगे बढ़ाते हैं तो हमें क्लियर दिखने लगता है। तो जो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन जो लिया जाता है, मतलब जहां पर आपको ऑब्जेक्ट बढ़िया साफ सुथरा अच्छे से दिखेगा, वो होता है 25 सेंटीमीटर। मतलब 25 सेंटीमीटर पर रखेंगे तो आपको सही दिखेगा। बट 25 सेंटीमीटर रखने पर एक प्रॉब्लम क्या है कि आप कि आईज पे स्ट्रेन ज्यादा पड़ता है। ठीक है, जैसे आप कोई चीज नजदीक से ऐसे देखो तो स्ट्रेन ज्यादा पड़ेगा, इसी को और थोड़ा दूर कर दो ऐसे, तो आपको दिखेगा भी सही से, और यहां पर आपको आईज रिलैक्स फील होती हैं आपको। ठीक है, तो यहां पे क्या है कि हम एक तरह से, लेकिन अगर बहुत दूर कोई ऑब्जेक्ट है या बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है, उसका विजुअल एंगल बहुत छोटा सा बन रहा है, तो आपको दिखेगा ही नहीं। तो हमें तभी ये दिखेगा जब उसका विजुअल एंगल बड़ा हो। तो हम यहां पर क्या करेंगे कि जो भी ऑब्जेक्ट है उसके विजुअल एंगल को बड़ा करने की कोशिश करते हैं। तो जो माइक्रोस्कोप और या टेलीस्कोप ये जो होते हैं, ये क्या करते हैं, ये विजुअल एंगल को ही बड़ा कर देते हैं। जैसे अगर बहुत छोटा सा एक कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो आपको नहीं दिखता है, तो आपको क्यों नहीं दिखता, क्योंकि उसका विजुअल एंगल इतना छोटा बन रहा होता है कि आप उसे ऑब्जर्व ही नहीं कर पाते, नहीं देख पाते हैं। या कोई ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, बहुत दूर है, तो भी उसका विजुअल एंगल स्मॉल हो जाएगा और आप नहीं देख पाएंगे। तो जो माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप है, इनका काम क्या है, विजुअल एंगल्स को बढ़ा देना। तो जो माइक्रोस्कोप है वो छोटे ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज किया गया, उसके लिए बनाया जाता है, और जो टेलीस्कोप है वो दूर के ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने समझ लिया विजुअल एंगल। यहां पर देखो क्या लिखा गया, द एंगल विच एन ऑब्जेक्ट सबटेंड्स एट आवर आई इज कॉल्ड द विजुअल एंगल। द अपरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट एज सीन बाई आवर आई डिपेंड्स अपॉन द विजुअल एंगल। ग्रेटर द विजुअल एंगल, लार्जर द अपरेंट साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्नीफाइंग पावर, या फिर इसको हम बोलते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। तो मेन इस टॉपिक जैसे जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो इसमें हम लोग जब पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप, तो उसमें मेन हम यही मैग्निफिकेशन पावर जो है, मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन को ही मेनली देखते हैं। ठीक है, कि कौन किस तरीके से मैग्नीफाई कर रहा है और कितना उसका मैग्निफिकेशन है। तो उसके लिए एक जनरल आपको पॉइंट बता दिया जा रहा है, बट इसमें थोड़ा सा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, जैसे हम माइक्रोस्कोप पढ़ रहे हैं या टेलीस्कोप पढ़ रहे हैं, तो उसमें हम कैसे इन चीजों को ऑब्जर्व करेंगे वो थोड़ा सा वहीं पर बताएंगे आपको। ठीक है, तो ये एक ऐसे नॉलेज के लिए आपको बता दिया जा रहा है कि आपको एंगुलर मैग्निफिकेशन को कैसे थिंक करना है। तो एंगुलर मैग्निफिकेशन क्या है, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज। मतलब जब हम कोई भी ऑब्जेक्ट देखेंगे तो हमें वो ऑब्जेक्ट तो फिर दिखेगा नहीं। जैसे अगर हम माइक्रोस्कोप का यूज कर रहे हैं, टेलीस्कोप का यूज कर रहे हैं, तो हमें वो ऑब्जेक्ट थोड़े दिखेगा, फिर तो हमें उसकी इमेज दिखेगी। जैसे ऑब्जेक्ट तो बहुत दूर है, छोटा सा है, अब उसे हमने टेलीस्कोप से देखा,
ठीक है, जैसे मान लो कोई ट्री है, कोई पेड़ है, दूर है, तो उसे आप देख रहे हैं, अब टेलीस्कोप से अगर आप देख रहे हैं, वो आपको नजदीक दिख रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है वो एक्चुअल थोड़े आ गया होगा, वहां पर जो होगी वो उसकी इमेज होगी। ठीक है, तो जो फाइनल इमेज आपकी आईज पर एंगल बनाती है उसे हम देखेंगे यहां पर क्या है, विजुअल एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज, उसको मान लिया बीटा है। विजुअल एंगल सबटेंडेड एट द अनएडेड आई बाय द ऑब्जेक्ट, और बिना हम, अनएडेड का मतलब बिना हम माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप का यूज किए हुए अगर हम उस ऑब्जेक्ट की बात करें कि वो कितना एंगल हमारी आईज पर बना रहा है, तो वो एंगल अगर अल्फा है तो बीटा अपान अल्फा को ही हम लोग क्या कहेंगे, मैग्नीफाइंग पावर। The purpose of microscope and telescope is to increase the visual angle. Least distance of distinct vision जो होती है वो होती है 25 सेंटीमीटर। तो ये दोनों बातें आपको यहां पर बता दी गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग सबसे पहले यहां पर ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप को। तो माइक्रोस्कोप क्या है, इसमें दो तरह के माइक्रोस्कोप हमें देखने हैं, एक सिंपल माइक्रोस्कोप देखना है और दूसरा हमें देखना है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो हम लोग सबसे पहले यहां पर देखेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। पहले तो माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन देख लो। A microscope is an instrument which forms large image of a close and minute object। मतलब बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है, क्लोज है लेकिन बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है, तो उसकी बड़ी इमेज बनाता है। दिस इमेज सबटेंड्स अ लार्ज विजुअल एंगल एट द आई। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप एक्चुअल में कुछ और नहीं होता है बल्कि वो कॉन्वेक्स लेंस ही होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ कम होता है और पावर ज्यादा होती है। जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप सभी ने देखा भी होगा, यूज भी किया होगा। ठीक है, और नॉर्मली सबने लगभग देख रखा होता है। जैसे इस तरीके से आपने देखो, एक मैग्नीफाइंग ग्लास जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो बहुत लोगों के पास ऐसे होता है जो काम करते हैं, माइन्यूट सा, बारीक सा जो काम करते हैं, उनको देखना पड़ता है। जैसे आपने घड़ी बनाने वालों को भी देखा होगा कभी, तो उनके पास भी ऐसा होता है। ठीक है, तो अलग टाइप का आईज में सेट करने वाला भी होता है, तो उससे वो देखते हैं ये चीजें। और यहां पर आपने उनको देखा भी होगा कि जब कोई भी ऐसे ऑब्जर्व करता है, जैसे मान लिया ऐसे पकड़ा, तो जब आपने उनको देखा होगा कि वो किसी चीज को देख रहे होते हैं तो आईज को इसके नजदीक रखते हैं ऐसे, और फिर ऐसे देखते हैं। मतलब जो ऑब्जेक्ट होता है उसके भी नजदीक रखा जाता है और आईज को भी ऐसे नजदीक रखा जाता है, फिर देखा जाता है उसे। तो इन दोनों का मतलब क्या है, क्यों ऐसे देखा जाता है? देखने का भी तरीका होता है। किसी को माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप दे दो, उसको नहीं पता है, तो जब तक वो सेट नहीं होगा तब तक वो आप उससे देख ही नहीं सकते। तो उसकी सेटिंग भी जरूरी होती है कि आईज को क्यों क्लोज रखेंगे और यहां पर जो ऑब्जेक्ट है उसके भी इसको नजदीक क्यों रखा जाएगा। ठीक है, तो वही सारी चीजें हमें समझना है। तो सिंपल है ये, कुछ और नहीं बल्कि सिंपल क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस। हम लोग यहां पर जो चीजें देखेंगे तो सब में एक सिमिलरिटी है। ठीक है, उस सिमिलरिटी को अपने माइंड में रखो कि पहले हम कोई भी देखेंगे यहां पर इंस्ट्रूमेंट, चाहे वो माइक्रोस्कोप हो या फिर वो टेलीस्कोप हो। जैसे माइक्रोस्कोप में भी सिंपल देखेंगे और हम देखेंगे यहां पर कंपाउंड। तो सबसे पहले हम उसकी मैग्नीफाइंग पावर को निकालेंगे और उसके बाद देन उसमें दो केसेस होंगे, एक फाइनल इमेज एट डी और फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। ठीक है, आगे यहां पर है फाइनल इमेज एट इंफिनिटी। तो यही काम सब में करना है। मतलब ये सिंपल माइक्रोस्कोप में भी होगा, ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी होगा, ये टेलीस्कोप में भी होगा। सब में यही काम हमें करना है कि सबसे पहले हमें क्या देखना है, उसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या है, उसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या है। फिर अगर इमेज बन रही है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर, तब उसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या है, और अगर इमेज बन रही इंफिनिटी पर तब उसकी मैग्नीफाइंग पावर क्या है। ठीक है, तो ये केसेस ही हमें सब में ऑब्जर्व करने हैं। चलिए देखते हैं यहां पर। तो हम लोग वही देखने जा रहे हैं। अब इसमें देखो एक एक करके पॉइंट पढ़ते हैं। आल्सो नोन एज मैग्नीफाइंग ग्लास और सिंपल मैग्नीफायर एंड कंसिस्ट ऑफ अ शॉर्ट फोकस कॉन्वेक्स लेंस। अब इसे आप ध्यान रखेंगे, शॉर्ट फोकस कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, मतलब कोई भी कॉन्वेक्स लेंस आप नहीं यूज करेंगे ऐसा जिसकी फोकल लेंथ यानी कि जिसका फोकस शॉर्ट हो, यानी कि शॉर्ट फोकल लेंथ वाला ही कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, उसकी पावर ज्यादा होगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट पोजीशन कहां होगी, बिटवीन लेंस एंड फोकस। अब देखो होगा क्या कि जैसे आप जब कोई ऑब्जेक्ट देखना चाहेंगे तो आप चाहेंगे कि उसकी इमेज बड़ी बने और इमेज आपके सामने बने, तब तो आप देखेंगे। आपके पीछे बनेगी जाके तो आपको दिखेगी नहीं, तो आप उसको सामने बनाना चाहेंगे इमेज को, और साथ में बड़ी बनाना चाहेंगे, और आप ये भी चाहेंगे कि वो इरेक्ट इमेज बने, सीधी बने आप। ठीक है, तो आप देखो उसके लिए क्या होता है, कॉन्वेक्स लेंस में अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट को फोकस और
ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखेंगे कहीं पर, मतलब फोकस के और लेंस के बीच में कहीं पर रखेंगे, तो उसकी इमेज बनती है बड़ी और इरेक्ट बनेगी, और साथ ही साथ वो वर्चुअल इमेज बनेगी। लेकिन ठीक है, तो आप वही करते हैं, इसीलिए लेंस को ऑब्जेक्ट के नजदीक रखा जाता है यहां पर। तो ऑब्जेक्ट के क्लोज इसीलिए लेंस को रखेंगे, और जिससे कि इसकी इमेज इधर बने। सोचो आप कि अगर यही इमेज फोकस के इधर चली गई तो इमेज बनेगी जाकर, ये सॉरी, ऑब्जेक्ट अगर फोकस के इधर चला गया तो इमेज बनेगी जाकर उस साइड में, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, तो वो हमें नहीं करना है, हमें सामने बनाना है, सीधी इमेज देखनी उसकी। ठीक है, तो इसीलिए ऑब्जेक्ट पोजीशन क्या होगी, बिटवीन लेंस एंड फोकस। इमेज कैसी बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, इन लार्ज एंड ऑन द सेम साइड ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लियर ही है आपको ये चीज पता है। एक लाइन ऐसे ले लिया, एक ऑप्टिकल सेंटर की तरफ, दोनों लाइंस इधर जाएंगी आईज में, लेकिन ये कहां से आते हुए दिखेंगी, यहां पर, तो आपको यहां पर दिखेगी उसकी इमेज। ठीक है, ए डैश बी डैश। नेक्स्ट यहां पर m इज इक्वल टू बीटा बाई अल्फा। अब यहां पर बीटा देखो, बट फॉर स्मॉल एंगल, अगर स्मॉल एंगल की बात करें तो हम लोग क्या करेंगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस वाले कॉन्सेप्ट से चलेंगे। ठीक है, तो आप देखो यहां पर कि स्मॉल एंगल ये जो बीटा है, तो ये हम क्या लिखेंगे यहां पर, बीटा इज इक्वल टू आर्क हो जाएगी ए बी और रेडियस हो जाएगी यू। ठीक है, ए बी डिवाइडेड बाई यू आप लिखेंगे यहां पर, लेकिन यू को लिखेंगे माइनस में, माइनस यू लिखेंगे, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो ये डायरेक्शन हो जाएगी प्लस की, तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी माइनस की। ठीक है, तो ए बी डिवाइडेड बाई माइनस यू। और अल्फा क्या हो जाएगा, अल्फा क्या बताया गया था, अनएडेड आई, मतलब जबकि आप लेंस का यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको अल्फा यहां से देखना है। तो यहां पर मान लीजिए रियल ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और ये यहां पर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर रखा जाएगा, और तब यहां से आपको अल्फा देखना है। तो अल्फा क्या हो जाएगा, एंगल इज इक्वल टू आर्क बाई रेडियस, ए बी डिवाइडेड बाई डी। ए बी डिवाइडेड बाई डी, माइनस साइन तो लगेगा ही, क्योंकि ऑब्जेक्ट ये है, तो ये वाली जो डायरेक्शन हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, इसके अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, नेगेटिव, तो माइनस डी रखेंगे। ये दोनों वैल्यूज आप जब यहां रखोगे बीटा अपान अल्फा, तो बीटा अपान अल्फा निकालेंगे तो आप देखो ए बी और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, डी डिवाइडेड बाई यू, वेयर डी इज द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। तो आप देखो यहां पर कि जो ये फार्मूला निकला है एम का, बस इसी फॉर्मूले से हमें यहां पर दो कंडीशंस आगे देखनी है। ठीक है, तो ये हमारा मेन फार्मूला हो गया d डिवाइडेड बाई यू। आगे देखते हैं, अब पहला केस देखते हैं, इफ द फाइनल इमेज इज एट d। ठीक है, फाइनल इमेज अगर d पर है तो यहां पर क्या होगा, तो आपको यहां पर क्या रखना है, 1 अपान बी माइनस 1 अपान यू इज इक्वल टू 1 अपान एफ, जो लेंस फार्मूला होता है। फाइनल इमेज आप कहां पर बना रहे हैं, डी पर, इसलिए वी की वैल्यू रखेंगे माइनस डी। आप देखो अगर फाइनल इमेज आप डी पर बना रहे हैं तो यानी कि वी की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पे आप देखो कि जो ये है v माइनस डी हो गया और u इज इक्वल टू माइनस यू, तो u तो माइनस यू रहेगा। देखो d यहां से i से डिस्टेंस देखी जा रही, लेकिन उसी को हम लेंस से भी मान लेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि हमने आपको अभी क्या बताया था कि ये आई लेंस के बहुत क्लोज रखी जाती है, तो ये जो दोनों के बीच की डिस्टेंस है वो इग्नोर कर देंगे, आप नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमने यहां पर रखा v की जगह पर माइनस डी, यू की जगह पर माइनस यू रखते हैं, तो यहां पर माइनस 1 बाई डी हो जाएगा और यहां पर माइनस यू हो जाएगा 1 अपान एफ, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फिर इसी को सॉल्व करके डी अपान यू की वैल्यू निकाली गई। कैसे निकाली गई हम इधर बता देते हैं। जैसे यहां पर आप देखो 1 अपान डी और ये क्या हो जाएगा माइनस, तो ये हम लोग ऐसे लिख लेंगे यहां पर कि 1 अपान यू और ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 1 अपान डी प्लस 1 अपान एफ। ठीक है, ऐसे यहां लिख दिया। तो यहां से आप देखो डी एफ एलसीएम लिया तो ये एफ प्लस डी हो जाएगा, और यहां से ये डी, ये वाला डी इधर भेज दिया हमने, तो डी डिवाइडेड बाई यू इज इक्वल टू एफ प्लस डी डिवाइडेड बाई एफ आ जाएगा। ठीक है, तो वही यहां पर है डी अपान यू, डी प्लस एफ या एफ अपान डी कैसे भी लिख देंगे, तो एफ प्लस डी लिख देंगे अपान एफ, तो यहां से डी बाई एफ और एफ बाई एफ क्या हो जाएगा 1। तो एम इज इक्वल टू डी अपान यू होता है, डी अपान यू। ठीक है, यहां पर देखो डी अपान यू, तो d अपान यू की ही हमने वैल्यू निकाली, इसका मतलब m हो गया 1 प्लस डी बाई एफ। ठीक, यही मैग्नीफाइंग पावर हो जाएगी जबकि हम फाइनल इमेज कहां देख रहे हैं, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर। यहां देखो हमने साइन पहले रख रखा है, v को माइनस डी, u को माइनस यू, तो जब आप इस फार्मूले का यूज करेंगे तो इसमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज रखेंगे, मतलब
एम निकालना है तो डी और एफ की सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज ही आपको रखनी है। एज फॉर क्लियर विजन मिनिमम वैल्यू ऑफ v इज इक्वल टू डी, सो इन दिस सिचुएशन u इज मिनिमम। जैसे अगर आप देखो यहां पर कि u, अगर ये जो है यहां पर ऑब्जेक्ट, इसको अगर हम फोकस की तरफ बढ़ाते जाएंगे तो हमें पता है कि जब फोकस पर ऑब्जेक्ट होगा तो इमेज बनेगी इंफिनिटी पर, यानी कि जैसे जैसे ये फोकस की तरफ आएगा इमेज इंफिनिटी की तरफ शिफ्ट होती चली जाएगी, यानी कि इस लोकेशन पर ये डी पर है। अब इसके अंदर तो हमें जाना नहीं है क्योंकि डी डिस्टेंस, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन है, तो इससे कम हमें करना नहीं, यानी कि यू इससे कम नहीं करेंगे, तो ये यू की मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। इससे बढ़ाकर हम एफ तक आएंगे लेकिन हम इसके पीछे नहीं जाएंगे, वरना इमेज डी से अंदर बनने लगेगी जो कि सही नहीं है। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि u जो है ये हो जाएगा मिनिमम इस कंडीशन के लिए, तो m क्या हो जाएगा मैक्सिमम, क्योंकि m होता है d अपान u, तो u की वैल्यू अगर इस कंडीशन में, ठीक है, इस कंडीशन में u आपको मिनिमम रखना है तो यहां से m क्या मिलेगा, मैक्सिमम आपको मिलेगा। ठीक है, इन दिस सिचुएशन फाइनल इमेज इज क्लोजेस्ट टू I इज अंडर मैक्सिमम स्ट्रेन। मतलब यहां पर जो लिमिट है, भाई हमारी लिमिट क्या है कि हम ऑब्जेक्ट को कम से कम 25 सेंटीमीटर पर रखें, उसके आगे रखेंगे तब तो ठीक है, उसके अंदर नहीं रखना वरना वो हमें क्लियर नहीं दिखेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आईज के बहुत नजदीक होगा, इसलिए आईज सबसे ज्यादा स्ट्रेन्ड पोजीशन में होंगी। आईज इज अंडर मैक्सिमम स्ट्रेन। इफ आई इज केप्ट एट डिस्टेंस डी फ्रॉम द लेंस देन, देखो अब यहां से समझ लो, आप यहीं पर है कि जैसे यहां पर आपने देखा v की वैल्यू हमने क्या रखी, -d। ठीक है, यहां से आप देखो v की वैल्यू माइनस, क्योंकि हमने कहा था इस चीज को आप इग्नोर कर दें, लेकिन अगर आप इग्नोर कर रहे हैं तो इसका मतलब आईज बहुत नजदीक है लेंस के, लेकिन अगर आईज बहुत दूर होंगी लेंस से तो इस डिस्टेंस को इग्नोर नहीं करेंगे। तो जैसे अगर ये डिस्टेंस d हो गई, स्मॉल d हो गई डिस्टेंस से, तो फिर आपको तो v यहां से रखना होता है ना, ये v रखना होता है। तो अगर ये इग्नोर नहीं कर पाएंगे तो v की वैल्यू d माइनस डी रखनी पड़ेगी, है कि नहीं, v की वैल्यू d माइनस डी रखनी पड़ेगी। तो यहां पर जब आप v की जगह पर d माइनस डी रखोगे, माइनस साइन तो रहेगा ही, तो यहां पर जो फार्मूला m का मिलेगा वो d बाई एफ नहीं बल्कि d की जगह पर क्या आ जाएगा, d माइनस डी, d माइनस डी। तो आप खुद सोचो कि जहां d था वहां पे थोड़ा कम वैल्यू आ गई, तो कम वैल्यू की वजह से m क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, यानी कि मैग्निफिकेशन रिड्यूस हो जाएगा, मैग्नीफाइंग पावर उसकी कम होगी। इसीलिए आईज को बहुत क्लोज रखा जाता है जिससे कि मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा रहे। ठीक है, तो ये हो गया केस फाइनल इमेज एट डी पर। अब आगे देखते हैं हम लोग, एक समझ में आ जाएगा तो बाकी बहुत आसानी से सब समझ में आ जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, द फाइनल इमेज इज एट इंफिनिटी फॉर पॉइंट या नॉर्मल एडजस्टमेंट। मतलब जब जो ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी जो इमेज बनती है वो इनफाइनाइट पर बनती है, तो ऐसे एडजस्टमेंट को नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोला जाता है। यहां पर क्या हो जाएगा, 1 अपान इन्फिनिटी, वही 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू, तो 1 अपान इन्फिनिटी माइनस 1 अपान माइनस इज इक्वल टू 1 अपान एफ, या u इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ। आप सोचो ये कैलकुलेशन की जरूरत नहीं थी, हमें तो वैसे पता है कि जब ऑब्जेक्ट इन यहां पर कहां होगा, u पर, मतलब ये u जो है, ये सॉरी f पर, फोकस पर, तो ये ऑब्जेक्ट लगभग आप फोकस पर बना दें, पहुंचा दें यहां पर, तो ये इमेज पहुंच जाएगी इंफिनिटी पर। वैसे हम उधर साइड में इमेज बनाते हैं जब फोकस पर होता है, लेकिन आप ऐसे सोचो कि लगभग हम फोकस तक ले गए तो इमेज भी कहां पर पहुंच गई, इंफिनिटी पर पहुंच गई। तो बिना कैलकुलेशन के भी हम समझ जाते हैं कि u को f ही रखना है। तो जो ये फार्मूला है d अपान u, यहां पर u को क्या रखना है, f रख देना है, तो m इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई एफ आ जाएगा। देखो यहां पर m इज इक्वल टू डी डिवाइडेड बाई एफ उसी फॉर्मूले में रख दिया गया। तो यहां पर क्या है, हियर u इज मैक्सिमम इज इक्वल टू f। ठीक है, तो यहां पर ये u की मैक्सिमम वैल्यू होगी। So I is least strained and is said to be normal, relaxed और unstrained। इसमें least strained eyes रहती है, मतलब बहुत स्ट्रेन नहीं पड़ता है, तो इसीलिए नॉर्मल या रिलैक्स्ड कंडीशन कही जाती है। लेकिन दोनों में बहुत अंतर नहीं होता है, इसलिए नॉर्मली इसी को प्रेफर किया जाता है। इसीलिए जैसे क्वेश्चन में कभी कभार कुछ नहीं दिया होता है, मतलब कहीं से कुछ क्लियर ही नहीं हो रहा है कि ये डी पर चाह रहा है या फिर ये चाह रहा है इंफिनिटी पर, कुछ मेंशन ही नहीं है कि फाइनल इमेज वो कहां चाह रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जब कहीं से कोई चीज क्लियर ना हो तो आप नॉर्मल एडजस्टमेंट मानेंगे, क्योंकि हम इसी को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें हमारी आईज पर स्ट्रेन कम पड़ता है। ठीक है,
अंतर ज्यादा नहीं होता। भले इसमें यहां पर अगर u की वैल्यू आप मैक्सिमम रख रहे हैं तो आप कहेंगे m मिनिमम हो जाएगा, बट इस मैक्सिमम और मिनिमम में बहुत डिफरेंस नहीं है, क्योंकि आप देखो यहां पर क्या है 1 प्लस डी बाई एफ और इसमें क्या है सिर्फ डी बाई एफ, तो 1 का ही तो अंतर आ रहा है, सिर्फ 1 का ही डिफरेंस आ रहा है यहां पर, इसलिए कोई बहुत डिफरेंस यहां पर नहीं आता, इसलिए नॉर्मल एडजस्टमेंट को प्रेफर किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहां पर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये आपका हो गया सिंपल माइक्रोस्कोप। अब हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप देखेंगे। इसका डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्योंकि इसमें 2 लेंस का यूज किया जाएगा, लेकिन सब कुछ वैसे ही है। आपको यहां पर भी पहले m निकालना है, फिर आपको फाइनल इमेज d पर बनानी है, तब m क्या होगा, फिर फाइनल इमेज आपको इंफिनिटी पर बनानी है, तब m क्या होगा, वही यहां पर देखना है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 convergent lenses, मतलब वही convex lens of short focal length arranged coaxially, lens facing the object is called objective। मतलब जो ऑब्जेक्ट की तरफ लेंस होगा उसको ऑब्जेक्टिव बोलेंगे, या फिर उसको हम फील्ड लेंस बोल देते हैं। ठीक है, while the lens facing the eye, और जो आंख की तरफ आपके रहेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसे हम आई पीस बोल देंगे या फिर ऑक्यूलर बोल देते हैं। ठीक है, ऑक्यूलर या फिर आई पीस। द ऑब्जेक्टिव हैज अ स्मॉलर अपर्चर। अब ये पॉइंट मेन है, ध्यान रखना कि ऑब्जेक्टिव हैज स्मॉलर अपर्चर एंड स्मॉलर फोकल लेंथ देन आई पीस। ठीक है, लेकिन ऊपर देखो क्या लिखा हुआ है, ऊपर क्या लिखा हुआ था, शॉर्ट फोकल लेंथ। ठीक है, दोनों के लिए टू शॉर्ट फोकल लेंथ। ठीक है, लेंसेस। तो देखो यहां पर क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव होगा और जो आई पीस होगा दोनों की फोकल लेंथ स्मॉल रहेंगी। ठीक है, दोनों स्मॉल, बोथ स्मॉल, दोनों स्मॉल रहेंगे। लेकिन अगर कभी इन दोनों में कंपेयर कर लिया जाए कि नहीं चलो वो तो ठीक है, लेकिन इन दोनों में क्या होगा, आपस में अगर कंपेयर करें तो क्या होगा, तब के लिए लिखा गया है द ऑब्जेक्टिव हैज स्मॉलर अपर्चर एंड स्मॉलर फोकल लेंथ। यानी कि हैं दोनों स्मॉल, लेकिन अगर इन दोनों की बात करें तो एफओ एफई से कम होगा। ठीक है, नॉर्मली ऐसा रखा जाता है। तो यहां पर ऑब्जेक्टिव हैज ए स्मॉलर अपर्चर एंड स्मॉलर फोकल लेंथ देन आई पीस। तो वैसे दोनों ही शॉर्ट फोकल लेंथ होंगे, लेकिन अगर दोनों में भी कंपेयर करना हो तो इसकी फोकल लेंथ कम होगी और इसकी फोकल लेंथ थोड़ा सा इससे ज्यादा रहेगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप में। ये तो यहां पर हो गया। ठीक है, जो द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस कैन बी वेरीड, मतलब इसे एक कोई हम लोग पाइप जैसा बनाते हैं। ठीक है, मतलब जो उसका पूरा इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें रखते हैं कि उनके बीच की डिस्टेंसेस को हम चेंज कर सकें। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं। अब ये है पूरा कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इसका कॉन्सेप्ट क्या है वो देखना है आपको। देखो रे डायग्राम पर बहुत ज्यादा आपको फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है जो पॉइंट हम यहां पर बता रहे हैं। ठीक है, उस पर आपको फोकस करना है। वो पॉइंट क्या है, देखो कि ऑब्जेक्ट कहां पर होगा, उसकी पहली इमेज कहां होगी, दूसरी इमेज कहां पर होगी, इस चीज पर आपको फोकस करना है। बाकी ये जो लाइंस ऐसे से ड्रॉ की गई ये कौन सा आपको बना के दिखाना है। ठीक है, बाकी वो तो है तो वही कॉन्वेक्स लेंस वाला ही कॉन्सेप्ट। तो इसमें क्या रहेगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो ए बी है, तो इस ऑब्जेक्ट को इस ऑब्जेक्टिव के फोकस के बाहर रखेंगे। क्यों रखेंगे, अंदर क्यों नहीं रखेंगे, क्योंकि अगर आपने अंदर रख दिया फोकस के और लेंस के बीच में तो उसकी इमेज इधर बन जाएगी वर्चुअल, तो फिर इसका क्या रोल। ठीक है, ये क्यों लगा रहे हैं, तो हम यहां चाहते हैं कि इसकी जो इमेज बने वो पहले इधर बने और फिर ये इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करे और फिर ये यहां पर इसकी एक फाइनल इमेज बनाए। तो वही यहां किया गया। ये जो ए बी है वो यहां से 2 रेज चलेंगी ऐसे। ठीक है, वो रेज वगैरह मत देखो आप। ठीक है, आप ऐसे देखो कि ए बी को यहां पर रखा गया है फोकस के बाहर, तो यहां से इसकी जो डिस्टेंस हो जाएगी ऑब्जेक्ट की उसको यूओ कह दिया गया। मतलब ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो यूओ, और यहां पर एक रे ऐसे गई, एक इस तरीके से जा रही, फोकस से जो पास हो गई तो ये यहां पर मिले जाकर। ठीक, आगे वही चली गई यहां पर लेंस पर। तो यहां पर ए डैश बी डैश जो है वो इस ए बी की इमेज बनी कहां पर, ए डैश बी डैश पर। अब यहां पर क्या है कि ये जो यहां पर है ये वी नॉट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ए डैश बी डैश वो इस आई पीस के लिए काम करेगा ऑब्जेक्ट का, और ये इसकी एक फाइनल इमेज बनाएगा ए डबल डैश बी डबल डैश। तो देखो यहां पर क्या है, यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट हमें ऐसे सेट करना है कि इसकी जो ये इमेज बनी है ये इस आई पीस के फोकस के और लेंस के बीच में आ जाए। देखो ये आई पीस का फोकस
फोकस है ना, तो इस फोकस और इस लेंस के बीच में ये इमेज बनी है, जिससे कि इसकी वर्चुअल इमेज और बड़ी इमेज बने जाकर यहां पर फाइनल इमेज। अब ये जो फाइनल इमेज है वो हम कहीं पर भी बना सकते हैं, मतलब डी पर भी बना सकते हैं, या फिर हम इन्फिनिटी पर बना सकते हैं, या डी और इन्फिनिटी के बीच में हम कहीं पर भी बना सकते हैं, ठीक है, इसके एडजस्टमेंट को करके। तो यहां पर देखते हैं, जैसे आप देखो अल्फा, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये डी डिस्टेंस पर रखा गया है। अल्फा अगेन अगर आपको लिखना है तो आप क्या करेंगे, यहां से ए बी डिवाइडेड बाई माइनस डी लिखेंगे, ठीक है। लेकिन बीटा कैसे लिखेंगे? बीटा यहां पर जो ये फाइनल इमेज है वो आपकी आईज पर क्या एंगल बना रही, तो यहां से नहीं देखते हैं, मतलब ये आईपीस पर बस देख लिया था कि आईपीस पर जो एंगल बन रहा है उसी एंगल को हम लोग यहां पर ले लेंगे बीटा। तो बीटा यहां पर यहां से निकालेंगे और अल्फा वहां से निकालेंगे, ठीक है। ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजीशन, ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजीशन अब हम लोगों को यहां पर देखना है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट और इमेज पोजीशन अब ऑब्जर्व करो, तो अभी हमने आपको समझा ही दिया, वही यहां लिख दिया गया। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ए बी इज प्लेस्ड जस्ट आउटसाइड द फोकस ऑफ द ऑब्जेक्टिव, अ रियल इन्वर्टेड एंड मैग्निफाइड इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है। दिस इमेज वर्क्स एज द ऑब्जेक्ट फॉर द आईपीस व्हिच फॉर्म्स द फाइनल इमेज एट द डी, ठीक है। तो आप सिर्फ उन पॉइंट पर याद रखो जो मैंने बताया कि पहले फोकस के बियॉन्ड यहां पर ऑब्जेक्ट को सेट करते हैं जिससे उसकी इमेज बनेगी यहां पर, ये काम करेगा इसके लिए ऑब्जेक्ट की तरीके से, इसकी फाइनल इमेज बनेगी ए डबल डैश बी डबल डैश यहां पर, जो कि एक यहां पर जो है इनलार्ज और वर्चुअल इमेज होगी, ठीक है। इस ए डैश बी डैश की ये फाइनल इमेज, यानी कि ये फाइनल इमेज बन रही है ए बी की, ठीक है। तो अगेन देखो इन्वर्टेड है, ए बी से अगर कंपेयर करें तो इन्वर्टेड ही बनेगी। अब देखो m क्या होगा, बीटा अपान अल्फा। अब बीटा की वैल्यू अगर आप देखो तो क्या हो जाएगी, बीटा की वैल्यू आप यहां से देखेंगे तो a डैश बी डैश अपान माइनस यू, ठीक है। यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस यू ई, तो a डैश बी डैश अपान माइनस यू ई, और ए बी अपान डी माइनस डी, ठीक है, ए बी अपान माइनस डी, जैसे भी पीछे समझाया गया था वैसे अल्फा हो जाएगा। तो यहां से देखो तो m की वैल्यू क्या आ गई, a डैश बी डैश अपान ए बी, और माइनस माइनस कैंसिल, डी अपान यू ई आ जाएगा। a डैश बी डैश अपान ए बी क्या है, ये है मैग्निफिकेशन फार्मूले से प्लस वी नॉट अपान माइनस यू नॉट। कैसे, आप देखो यहां पर मैग्निफिकेशन वाला फॉर्मूला क्या होता है, वी जो हम लोगों ने m स्मॉल m के लिए पढ़ा था, इमेज अपान ऑब्जेक्ट वाला केस, तो उसके हिसाब से आप देखो तो क्या हो जाएगा, a डैश बी डैश अपान ए बी, ठीक है, a डैश बी डैश अपान ए बी, आई अपान ओ, एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपान u, लेकिन यहां पर v प्लस में रहेगा और u माइनस में रहेगा। तो a डैश बी डैश अपान ए बी, v प्लस में और u माइनस में, दिस इज मैग्निफिकेशन फार्मूला। तो यहां पर a डैश बी डैश की जगह हम क्या रख देंगे, माइनस वी नॉट यू नॉट, और यहां पर d अपान यू ही हो जाएगा। तो आपका ये मेन फार्मूला आ गया, ठीक है, m का। अब यहीं से हम दो कंडीशंस देखेंगे। पहली कंडीशन कौन सी होगी कि हम फाइनल इमेज बनाएंगे d पर, और दूसरी कंडीशन जो कि यहां पर दिखाया भी गया फाइनल को d पर, लेकिन कोई जरूरी नहीं, आप यहीं पर ऐसा एडजस्टमेंट करें कि ये जो a डैश बी डैश है वो फोकस पर आ जाए, तो उसकी इमेज कहां पहुंच जाएगी, इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगी, ठीक है। तो हम कहीं पर भी बना सकते हैं, बीच में भी बना सकते हैं, लेकिन केस हम मेन दो ही देखते हैं, एक d का और एक इन्फिनिटी का। तो यहां पर ये मेन फॉर्मूला है, इसी से हम मॉडिफाई करके दो फॉर्मूले निकालेंगे जैसे पीछे भी किया गया। एम नॉट और एम ई के बराबर इसको रख सकते हैं मल्टीप्लाई करके। ये क्या चीज है, ये देखो यहां पर लिख दिया मैंने, एम नॉट है माइनस वी नॉट अपान यू नॉट, मतलब ये जो ऑब्जेक्टिव है उसका मैग्निफिकेशन फार्मूला। तो यहां पर अभी ये जैसे बताया गया था वही चीज है, माइनस साइन कहां से आएगा, ये यहां पे आ जाएगा ना, वैसे भी इन्वर्टेड है तो m माइनस में ही रहेगा ना, तो माइनस वी नॉट और यू नॉट हो जाएगा। और अगर हम आई पीस का देखें तो आई पीस का प्लस में रहेगा, तो यहां पर d पर है तो v क्या हो जाएगा, v की जगह रखेंगे d, और जो यहां पर u है उसकी जगह क्या रखेंगे, ue। तो जो me है इसके कारण जो मैग्निफिकेशन हो जाएगा वो v अपान u, तो ये भी आप माइनस में रखो, ये भी माइनस में रखो, तो प्लस हो जाएगा, तो रखने की जरूरत नहीं, सीधे रख दिया गया d अपान यू। दिस इज मैग्निफिकेशन बाय आईपीएस। सिंपल फॉर्मूले हैं जो कॉन्वेक्स लेंस में आपको बताए गए थे भाई। अब चलिए इसी का यूज करते हुए हम दोनों कंडीशंस देख लेते हैं। पहली कंडीशन देखो, ए फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी देन, तो v की जगह माइनस डी रखेंगे, u की जगह पर माइनस यू, यही हमें निकालना है, f की जगह पर प्लस एफ ई, ठीक है। अब यहां पर एफ ई फोकल लेंथ ऑफ आई पीस है, क्योंकि फाइनल इमेज कौन बनाएगा, आई पीस, ऑब्जेक्टिव नहीं।
आई पीस बनाएगा, तो आई पीस की फोकल लेंथ यूज करेंगे। तो यहां पर इस फार्मूले में आप इन्हीं वैल्यूज को रखो और सॉल्व कर लो। तो हमने यहां सीधे सीधे लिख दिया है, ठीक है, डी अपान यू वन प्लस डी अपान एफ ही आएगा, इसलिए m इज इक्वल टू माइनस वी नॉट अपान यू नॉट, और आप d अपान यू की वैल्यू निकाले हैं, तो d अपान यू की वैल्यू जो आई है उसको यहां रख देंगे, एंड दिस इज मैक्सिमम, दिस इज m इज मैक्सिमम, ठीक है। पुट ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ v नॉट यू नॉट d एंड f। चूंकि हमने सारे, वैसे तो सब कहीं हम पूरे ऑप्टिक्स में, हम लोग पूरे रे ऑप्टिक्स में सब कहीं साइन रखते हैं, बट ये जो फॉर्मूला है इसमें हम लोगों ने साइन यहां पहले ही रख रखे हैं, वी नॉट यू नॉट डी और एफ ई के सबके। तो इसलिए ये जब फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो इसमें आप सभी की न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ रखेंगे, सिर्फ इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। और जब इसकी सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू रखोगे तो कैपिटल एम माइनस में आएगा। तो कभी किसी क्वेश्चन में कैपिटल एम आपको दिया गया है तो वहां पर उसकी जो वैल्यू है न्यूमेरिकल, वो आपको ध्यान देना होगा कि वो हमें प्लस में यूज करना है माइनस में। तो चूंकि कंपाउंड माइक्रोस्कोप के लिए एम क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो आपको माइनस में उसे यूज करना रहेगा, ठीक है। इन दिस पोजिशन लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप विल बी, माइक्रोस्कोप की लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ पूरी पाइप की लेंथ नहीं लिखी जाती है, लेंथ का मतलब होता है इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, वी नॉट प्लस यूई, वी नॉट प्लस यूई। फाइनल इमेज अगर आप देखें यहां पर, तो फाइनल इमेज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी देन यू इज इक्वल टू एफ। इसमें कुछ करना ही नहीं। अगर यहां पर आप देखो कि यही ए डैश बी डैश अगर यहां पर होता, ठीक है, आई पीस के फोकस पर, तो इमेज बनती इंफिनिटी पर, यानी कि यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ ई हो जाएगा। तो वही यहां लिख दिया गया, यू इज इक्वल टू एफ ई। तो यहां पर m इज इक्वल टू माइनस वी नॉट अपान यू नॉट डी बाई एफ। तो आप देखो इसमें भी एक का ही डिफरेंस वहां पर जो 1 प्लस डी बाई एफ है, ठीक है। तो वही यहां पर देखो कि यहां पर डी अपान एफ ही है और यहां पर 1 प्लस डी अपान एफ ही, यानी कि अगर एक फॉर्मूला याद करते हैं तो उसी को देखकर दूसरे फॉर्मूले को आप याद रख सकते हैं, ठीक है, कि यहां 1 प्लस और उसमें सिर्फ डी अपान एफ ही रहेगा। यही चीज सिंपल वाले में भी थी। पुट ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ, वो वही चीज रहेगी, वी नॉट यू नॉट डी और एफ की सबकी न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे। इन दिस पोजिशन लेंथ ऑफ माइक्रोस्कोप विल बी, वी नॉट प्लस यू रहेगा, लेकिन यहां यू की वैल्यू क्या है, एफ ई के बराबर है, तो वी प्लस एफ ई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइक्रोस्कोप, मतलब सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब इसके बाद देखते हैं हम लोग टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में हम लोग देखेंगे यहां पर रेफ्रैक्टिंग टाइप, तो इसका यूज किया जाता है दूर की चीजों को देखने के लिए। A telescope is an optical instrument used to see distant objects. The image of the distant object formed by the telescope subtends a large visual angle at the eye so that object appears large to the eye. Astronomical telescope. एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप जो पढ़ने जा रहे हैं, जो हम लोगों के सिलेबस में है, रेफ्रैक्टिंग टाइप, वही हम लोग यहां पर देखने जा रहे हैं। इसमें आप देखो चीजें लिख दी गई हैं शॉर्ट में। ऑब्जेक्टिव की प्रॉपर्टी क्या होंगी, ऑब्जेक्टिव या जिसको हम फील्ड लेंस कहते हैं, तो ऑब्जेक्टिव की प्रॉपर्टी क्या है, लार्ज अपर्चर रहेगा और लार्ज फोकल लेंथ। मतलब यहां पर ये बड़ा लेंस यूज किया जाएगा जिसका अपर्चर भी ज्यादा हो और फोकल लेंथ भी ज्यादा हो, ठीक है। तो ये हम यूज करते हैं बड़े अपर्चर से। यहां पर बेनिफिट क्या रहता है, क्योंकि इसमें बहुत दूर के ऑब्जेक्ट देखे जाएंगे, तो अगर हम छोटा यूज करेंगे तो वहां पर लाइट ही उस पर कम आएगी, तो जो इमेज बनेगी वो अच्छी नहीं बनेगी, ब्लर्ड रहेगी। लेकिन अगर हम बड़ा अपर्चर यूज कर रहे हैं तो बड़े अपर्चर में क्या हो जाएगा कि बाहर से ज्यादा लाइट उसके अंदर एंटर करेगी, ठीक है, ऑब्जेक्ट की, और इसलिए जो इमेज बनेगी वो क्लियर बनेगी। तो यहां पर लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ का यूज करेंगे। आई पीस के लिए हम स्मॉल अपर्चर और स्मॉल फोकल लेंथ, ये भी आपसे पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब यहां देखें मैग्नीफाइंग पावर, तो पहले आप डायग्राम देखो, बिल्कुल वैसा ही डायग्राम है, वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसा कंपाउंड माइक्रोस्कोप का था। आप देखो जैसे कहीं बहुत दूर ऑब्जेक्ट रखा गया है ए बी, तो डॉटेड दिखाया गया, मतलब ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होगा लेकिन ये बहुत दूर पर रखा गया है, ठीक है। तो वहां से रेज हम कैसे मानेंगे, पैरेलल रेज मानेंगे कि ऐसे पैरेलल रेज आ रही हैं। अब जब पैरेलल रेज आएंगी तो वो कहां कन्वर्ज होंगी, फोकस पर। किसके फोकस पर, चूंकि वो ऑब्जेक्टिव पर पड़ रही हैं तो ऑब्जेक्टिव के फोकस पर कन्वर्ज होंगी। तो आप देखो ये दोनों रेज कहां कन्वर्ज होते हुए दिखाई गई, यहां पर, और ये क्या है, FO लिखा हुआ है, मतलब यहां से यहां तक की ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी, FO हो जाएगी ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। तो ये हो गया यहां पर, और ये एंगल इसमें अल्फा लिया जाएगा। मतलब आप ऐसे सोचो कि अगर ये हम यहां से ये सब हटा दें,
हमारी आईज यहां पर होती तो हमारी आईज पर कितना एंगल बनता, अल्फा। तो अल्फा यहां से ही निकाल लिया जाएगा इस केस में, ठीक है, थोड़ा सा चेंज है। तो यहां से अल्फा, तो ये अल्फा और ये अल्फा बराबर होगा, तो इधर वाले पार्ट से हम लोग अल्फा निकालेंगे, इधर ही पार्ट से बीटा निकालेंगे, ठीक है। फिर यहां पर क्या होगा, जैसे ये ऑब्जेक्ट है, सॉरी ये ऑब्जेक्ट था, इसकी ये इमेज बनी, लेकिन ये ऑब्जेक्ट की तरह से बिहेव करेगा किसके लिए, आई पीस के लिए। तो अब ये हमने कहां पर बनाया, एफ ई, ये यहां पर एफ ई है, ठीक है, एफ ई। एफ ई, ठीक है। तो ये एफ ई यहां पर है, और ये एफ ई इस ऑब्जेक्टिव सॉरी आई पीस की फोकल लेंथ है, तो यानी कि उसका फोकस है। तो फोकस के अंदर आपने बनाया है इसकी इमेज को, जब अंदर बनाएंगे तो उसकी वर्चुअल इमेज बनेगी, क्योंकि फोकस के अगर इधर रहता तो रियल बनती, फोकस और लेंस के बीच में, तो वर्चुअल इमेज बनी डी पर। लेकिन ऐसा नहीं कि हर डी पर ही बनेगी, डी से लेकर इन्फिनिटी तक कहीं भी आप बना सकते हैं, डी से लेकर इनफाइनाइट तक कहीं भी बना सकते हैं। मतलब आप ऐसा एडजस्ट करो कि ये और आगे इधर आ जाए तो इमेज और दूर भागेगी, ये और आगे आ जाए इमेज और दूर भागेगी, और ये लगभग फोकस पर पहुंच जाएगा तो इमेज कहां पहुंच जाएगी, इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगी। बस इतना सही कॉन्सेप्ट है कि कैसे इसमें इमेज बनाई जाती है। यहां देखो बीटा अपान अल्फा, बीटा कैसे लिखेंगे, यहां पर आप इसी ट्रायंगल से लिखेंगे, बीटा ए डैश बी डैश, मतलब एंगल इज इक्वल टू आर्क बाय रेडियस ए डैश बी डैश अपान दिस, एंड दिस इज यूई। तो आप देखो यहां पर माइनस में रखेंगे, तो ए डैश बी डैश अपान माइनस यूई, और अल्फा रखेंगे यहां से इधर वाले से, तो अल्फा क्या रखेंगे, एंगल इज इक्वल टू आर्क ए डैश बी डैश और डिस्टेंस कितनी, एफ ओ के बराबर। तो यहां पर ए डैश बी डैश एफ ओ हो जाएगा, ठीक है। अब आप देखो यहां पर कि जो ये फॉर्मूला आ गया वो माइनस एफ ओ अपान यू आ गया, मतलब इसके मैग्नीफाइंग पावर का, टेलीस्कोप के मैग्नीफाइंग पावर का जो फॉर्मूला है वो कितना आएगा, माइनस क्या आएगा, माइनस एफ ओ अपान यू ई। अब यहां पर भी दो कंडीशन, पहली कंडीशन देखो, इफ फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट डी देन v इज इक्वल टू माइनस डी, यू इज इक्वल टू माइनस यू, एफ इज इक्वल टू एफ ई। मतलब अगर फाइनल इमेज डी पर है तो v की जगह माइनस डी रखेंगे, u की जगह पर u ही रखेंगे, माइनस यू वही तो हमें निकालना है, और f की जगह पर f ही रखेंगे। e क्यों रखेंगे, क्योंकि फाइनल इमेज कौन बनाएगा, आई पीस, ठीक है। तो ये d पर है तो v की जगह पर d रख देंगे माइनस d, और u की जगह पर माइनस यू, और f की जगह पर f ही रख देंगे। इसे सॉल्व करेंगे और यहां से जो ये u निकलेगा, इस u को उठाकर आप इस वाले फार्मूले में रख देंगे, जो ये पीछे हमने निकाला था वही चीज लिखी गई यहां पर, तो इसमें ये u का फार्मूला रख देंगे, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा फाइनल, m इज इक्वल टू माइनस एफ ओ अपान एफ ई, वन प्लस एफ ई अपान डी। देखो वैसे आप डिराइव कर सकते हैं, बट एग्जाम के लिए आपको याद रखना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप डिराइव करने बैठ गए तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, लेंथ अगेन वही ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की डिस्टेंस, तो एफ ओ प्लस यूई, ये डिस्टेंस यूई है और ये डिस्टेंस यहां से यहां तक की क्या है, एफ ओ। तो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप हो जाएगा एफ ओ प्लस यूई। अगर फाइनल इमेज आपको इन्फिनिटी पर बनाना है तब तो आपको पता है यू को एफ ई के बराबर रख देंगे, तो यहां पर ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, यही वाला एफ ओ पान यू था, तो यू की वैल्यू इसमें तो ये आई थी, लेकिन इसमें क्या आएगी, यू की जगह एफ ही रख देंगे, तो ये माइनस एफ ओ पान एफ ही हो जाएगा। और लेंथ ऑफ टेलीस्कोप क्या हो जाएगी, एल एफ नॉट प्लस यू, तो एल इज इक्वल टू, तो यू की वैल्यू क्या आ रही, एफ ई, तो ये हो जाएगा एफ ओ प्लस एफ ई। फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ एम, सो फॉर लार्ज वैल्यूज ऑफ एम, एम की लार्ज वैल्यूज के लिए जो एफ ओ है वो होना चाहिए लार्ज, ये ऐसे नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, एफ ओ शुड बी लार्ज वाइल एफ ई, मतलब वो फोकल लेंथ के बारे में लिखा गया है, एफ ई, ठीक है, एफ ई शुड बी स्मॉल। जैसे आप देखो एफ ओ की वैल्यू ज्यादा हो या एफ ई की वैल्यू कम हो, ठीक है, तो एफ ओ की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, यही पीछे बताया भी गया था, और एफ ई की वैल्यू कम होनी चाहिए, तो एम की वैल्यू ज्यादा रहेगी, मतलब लार्ज मैग्निफिकेशन आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका टेलीस्कोप, ठीक है, जो यहां पर हमें पढ़ना था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं
टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, इसमें हमें कुछ नहीं देखना है, कोई भी इसमें नई चीज नहीं है, इसमें बस एक चीज नई है, वही आपको समझना है। इसमें आप सारे फॉर्मूले वगैरह सब सिमिलर ही पाएंगे। इसमें आप देखो ये पूरा पीछे जैसे बनाया गया वैसा ही है, बस यहां पर बीच में एक एक्स्ट्रा लेंस दिख रहा है, उसमें 2 थे, इसमें 3 है। तो ये तीसरा लेंस कहलाता है इरेक्टिंग लेंस। इरेक्टिंग लेंस का काम क्या होता है, जैसे इसमें क्या प्रॉब्लम है, इसमें अगर आप देखो तो इसमें जो इमेज बनती है वो इन्वर्टेड इमेज बनती है। ठीक है, यहां पर देखो इन्वर्टेड ऐसे था, इसकी उल्टा इमेज बन रही है यहां पर इन्वर्टेड। तो जैसे अगर हमें कोई स्टार देखना है, मून देखना है, तो उसमें क्या सीधा क्या उल्टा, ठीक है, कैसे भी देख लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमें दूर कोई बिल्डिंग देखनी है, हमें ट्री देखना है बहुत दूर यहां पर, तो हम उस बिल्डिंग को या उस ट्री को या यहां के दूर के ऑब्जेक्ट्स को अगर हम सीधे अर्थ पर कहीं किसी दूसरे दूर ऑब्जेक्ट देखना हो तो हम उसको सीधा देखना चाहेंगे, हम उल्टा नहीं देखना चाहेंगे। ठीक है, क्योंकि उसमें प्रॉब्लम होगी, उल्टा देखने में दिक्कत लगेगी, समझ में नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो आप उसे सीधा देखना चाहते हैं, तो उसके लिए इसका यूज करेंगे आप। इसमें एक बीच में इरेक्टिंग इमेज लगा दी, इरेक्टिंग लेंस लगा दिया। अब ये क्या करेगा, देखो ये ऑब्जेक्टिव है, इसने क्या किया, उस दूर से आते हुए ऑब्जेक्ट की एक इमेज बना दी यहां पर। अब ये इमेज यहां पर बनी तो ये इसका वही फोकस पर बनेगी, फोकस हो गया। अब यहां से 2f, जिसमें ये f है, इसकी जो फोकल लेंथ है, बीच में जो इरेक्टिंग लेंस है उसकी फोकल लेंथ f है, तो यहां पर उसने क्या किया, ऐसे सेटिंग की गई कि ये जो यहां पर ऑब्जेक्ट है वो कहां पर बने, 2f पर। ठीक है, ये यहां पर ऑब्जेक्ट था, उसकी इमेज बन गई, ए डैश बी डैश, कहां पर बनी, यहां पर एफ नॉट पर। अब एफ नॉट से 2f डिस्टेंस पर एक रख दिया गया इरेक्टिंग लेंस जिसकी फोकल लेंथ f है और ये डिस्टेंस 2f है। तो फिर 2f पर अगर यहां पर होगा, ठीक है, 2f पर अगर ये ऑब्जेक्ट है तो इसकी इमेज भी 2f पर ही बनेगी, लेकिन उसमें कोई चेंज नहीं आएगा, बस क्या होगी, वो इरेक्ट हो जाएगी। मतलब जैसे इधर है तो उसका उल्टा वो हो जाएगा, लेकिन क्या साइज पर कोई इफेक्ट पड़ेगा, नहीं। मतलब ये मैग्नीफाई नहीं कर रहा है, इसमें मैग्निफिकेशन नहीं, ये जस्ट उसको क्या कर दे रहा है, सीधा कर दे रहा है। क्योंकि हमें पता है ना कॉन्वेक्स लेंस में कि अगर हम यहां पर कोई भी ऑब्जेक्ट रखते हैं 2f पर तो इधर इमेज बनती है उल्टा उसकी 2f, मतलब जैसा इधर होगा उसका उल्टा यहां पर इमेज बनेगा। तो वही यहां पर हुआ, तो ये इमेज हो गई सीधी, और इस इमेज को बनाया जाएगा इसके फोकस के अंदर, तो ये इसकी वर्चुअल इमेज यहां पर बना देगा का, मतलब बाकी सब वही है। तो आपको यहां पर बस एक लेंस एक्स्ट्रा दिया गया है जिसकी वजह से यहां पर ये जो 2f एंड 2f है, यानी कि इतनी लेंथ बढ़ गई, लेंथ तो बढ़ गई, कितनी लेंथ बढ़ेगी, 4f के बराबर, लेकिन इसने किसी तरह का मैग्निफिकेशन नहीं किया, इसलिए मैग्निफिकेशन पावर जो है, मैग्नीफाइंग पावर वो चेंज नहीं हुई। तो आप देखो यहां पर जो मैग्नीफाइंग पावर के फॉर्मूले हैं वही सेम फॉर्मूले यहां पर है। देखो m इज टू एफ अपान एफ ई 1 प्लस एफ ई अपान डी, आप यहां देखो एफ अपान एफ ई 1 प्लस एफ ई अपान डी, माइनस साइन आपको लेकिन वहां नहीं दिख रहा है, यहां माइनस है, क्यों, क्योंकि यहां पर फाइनल इमेज इन्वर्टेड थी, यहां पर माइनस गायब कर दिया गया दोनों से, क्यों, क्योंकि फाइनल इमेज इरेक्ट है। ये भी देखो जैसी है वैसे ही इमेज है। जो लेंथ ऑफ टेलीस्कोप है यहां पर वो क्या है, वो भी वैसे ही है, बस बीच में 4f ऐड कर दिया गया है। दोनों फार्मूले आप देख लो, जो इसमें है जो इसमें, वही फॉर्मूले वहां लिखे गए, बस बीच में 4f ऐड कर दिया गया। जो ये 4f डिस्टेंस है ये एक्स्ट्रा हो जाएगी, इतनी लेंथ। ठीक है, तो ये बस आपको इतना देखना था टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप में। नेक्स्ट देखते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप या कैसिग्रेन टेलीस्कोप। ये जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है इसमें हमें ज्यादा कुछ देखना नहीं, बट ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है तो ध्यान रखेंगे, छोड़ मत देना। ठीक है, ये आपके दिया गया है एनसीईआरटी में। इसमें लेंसेस का यूज नहीं करते हैं बल्कि मिरर का यूज करते हैं, और उसके कारण यहां पर देखते हैं जो इमेज, तो यहां पर देखो ऑब्जेक्टिव लार्ज अपर्चर एंड लार्ज फोकल लेंथ रहेगा, ऑब्जेक्टिव जो रहेगा यहां पर ये जो, ठीक है। तो अब आप यहां पर देखो कि इसमें क्या किया गया कि बाहर दूर कहीं से इस तरह से रेज आ रही हैं, फिर ये यहां पर कन्वर्ज होंगी, कन्वर्ज होती यहां पर, लेकिन उससे पहले ही एक कॉन्वेक्स लेंस लिख दिया, कॉन्वेक्स मिरर रख दिया गया,
उस पर ये पड़ी और फिर रिफ्लेक्ट हो गई, और यहां पर ये आई पीस है, यहां से हम उसकी इमेज को देख लेते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर होता है कैसिग्रेन या फिर रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, जिसमें रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट का यूज किया जा रहा है। इसमें ज्यादा कुछ करना नहीं, आपको सीधे ये फॉर्मूला एक याद रखना है मैग्नीफाइंग पावर का, एफओ पान एफई। एफओ क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द कॉनकेव मिरर, और एफई क्या है? फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। ठीक है, तो कॉनकेव मिरर और आईपीस की फोकल लेंथ यहां पर रखकर आप निकाल सकते हैं इसकी मैग्नीफाइंग पावर। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, वो देख लो आप। द इमेज फाउंड बाय अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप इज ब्राइटर देन दैट फाउंड बाय अ रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप एंड आल्सो फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक एब्रेशन। देखो यहां पर जो इमेज बनती है वो ब्राइट बनती है, ठीक है, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन का यूज किया जा रहा है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा लाइट कन्वर्ज होकर हमारी आईज तक पहुंचेगी, तो जो इमेज बनेगी वो काफी ब्राइट वहां पर बन रही है, इसलिए हमारी आईज तक उसकी ज्यादा क्लियर इमेज पहुंचेगी। ठीक है, और उसमें किसी तरह का क्रोमेटिक एब्रेशन नहीं होता है। तो ये हमने आपको बताया था, क्रोमेटिक एब्रेशन की अलग अलग कलर की इमेजेस अलग अलग बन जाती हैं जो ब्लर्ड कर देती हैं फाइनल इमेज को, तो इसलिए यहां पर वो भी नहीं होगा, इसलिए क्रोमेटिक एब्रेशन है। बट क्रोमेटिक एब्रेशन डिटेल में नहीं जाना है, इसलिए हम उस पर बहुत डिस्कशन नहीं करें, बस आप याद कर लो। पैराबोलाइडल मिरर रिमूव द स्फेरिकल एब्रेशन कंप्लीटली। स्फेरिकल एब्रेशन भी आपको हमने बताया था कि जो स्फेरिकल शेप है उसकी वजह से क्या होता है, रेज जो बीच में पड़ती हैं और जो ऊपर पड़ती हैं उनका डेविएशन अलग अलग तरह से हो जाता है, उसकी वजह से भी इमेज ब्लर्ड हो जाती है। तो उसके लिए यहां पर स्फेरिकल मिरर की बजाय पैराबोलिक टाइप का मिरर यूज किया जाता है और वो इसे रिमूव कर देता है। ठीक है, बस ऐसे याद कर लो इतना, बाकी कैसे होता है क्या होता है वो सब हम लोग को नहीं देखना है। हाई रेजोल्यूशन मतलब एक तरह से हाई क्वालिटी हम बोल सकते हैं, इज अचीव्ड बाय यूजिंग मिरर ऑफ लार्ज अपर्चर। बहुत बड़े अपर्चर का अगर हम मिरर यूज करेंगे तो उस पर बहुत ज्यादा लाइट आएगी, यानी कि बाहर से आने वाली लाइट इंटेंसिटी एक तरह से बढ़ जाएगी, तो इमेज भी हमें बहुत क्लियर और ब्राइट दिखेगी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिजॉल्विंग पावर। इसमें भी हमें दोनों के फार्मूले याद रखने हैं, रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, और साथ ही साथ आपको इनसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी बनाकर पूछे जा सकते हैं, पूछे भी गए। तो फॉर्मूला याद होगा तो सारे क्वेश्चन जो भी पूछा जाएगा न्यूमेरिकल थ्योरेटिकल सबका आप आंसर दे लोगे। ठीक है, इससे बहुत सीधा साधा क्वेश्चन ही पूछा जाता है, इसलिए इनके फॉर्मूले आप याद कर लो। रिजॉल्विंग पावर क्या है, जैसे अगर आप देखो तो माइक्रोस्कोप क्या करता है, जैसे अगर हम यहां पर कोई भी चीज है, जैसे ये मार्कर ही ऐसे देखें तो मैं ऐसे प्लेन जैसा दिख रहा है, लेकिन अगर यहीं पर हम इसे माइक्रोस्कोप से देखें तो कुछ अलग ही डिजाइन हमें दिखेगा। मतलब माइक्रोस्कोप क्या करेगा, जैसे हमने ऐसे यहां पर एक डॉट बना दिया, तो अभी इस डॉट को देख रहे हैं, आपको डॉट दिख रहा है, लेकिन अभी इसी चीज को माइक्रोस्कोप से देखो तो पूरा अलग इसका स्ट्रक्चर ही आपको अलग नजर आएगा पूरा, कि कैसी डिजाइनिंग यहां पर बनी हुई है, लेकिन ऐसे देखने पर सिंपल एक डॉट जैसा दिख रहा है। तो माइक्रोस्कोप क्या कर रहा है कि इसके जो बहुत क्लोज पॉइंट है जिनको हमारी आईज रिजॉल्व नहीं कर पा रही हैं, उनको वो अलग अलग करके दिखा दे रहा है आपको, इसीलिए वो अलग तरह का पूरा आपको नजर आएगा। ठीक है, resolving power of an optical instrument is defined as the ability of instrument to resolve points which are very close to each other. Normal eye can resolve 2 points at angular separation of 1 minute. ठीक है, 1 मिनट मतलब एंगल की बात की जा रही है, इसे मिनट और सेकंड में भी देते हैं ना एंगल को, तो 1 मिनट क्या होता है 1/60 डिग्री। ये तो सब हम आपको पहले ही बता चुके हैं मैथमेटिक्स में ही। ठीक है, तो आप देखो यहां पर जो रिजॉल्विंग पावर है माइक्रोस्कोप की वो होती है रिजॉल्विंग पावर 1/Δx 2 म्यू साइन अल्फा अपान 1.22 लैम्डा। यहां पर जो म्यू साइन अल्फा इसको हम न्यूमेरिकल अपर्चर बोलते हैं, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का होता है जिसमें ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, अल्फा एंगल सबटेंडेड बाय द रेडियस ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस ऑन वन ऑफ द ऑब्जेक्ट। लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, चूंकि बहुत माइन्यूट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए यूज करते हैं इसलिए उसको हमें मतलब इल्यूमिनेट करना होता है, उसको लाइट में रखना पड़ता है, तो कौन सी लाइट यूज कर रहे हैं उसकी वेवलेंथ लैम्डा है। डेल्टा एक्स को हम बोलते हैं मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट, मतलब जो दोनों पॉइंट रिजॉल्व कर रहे हैं उनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस क्या है, विच कैन बी रिजॉल्व बाय द इंस्ट्रूमेंट, मतलब लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन इसको हम बोलेंगे। तो बेटर क्या होगा, बेटर यही होगा कि डेल्टा एक्स की वैल्यू यहां पर जो है जितनी कम हो उतनी ज्यादा रिजॉल्विंग पावर मानी जाएगी, यानी कि जितने नजदीक हैं पॉइंट उनको उतना ही दूर करके वो दिखा दे रहा है। ठीक है, तो उसी को हम कहेंगे बेस्ट है यहां पर रिजॉल्विंग पावर, वही कहा गया दिस इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स।
विच कैन बी रिजॉल्व बाय द इंस्ट्रूमेंट, जो कि रिजॉल्व करके दिखाई जा सकते। तो आप देखो यहां पर कि जैसे ये इस तरीके से ऑब्जेक्टिव है और यहां ऑब्जेक्ट है, तो अभी एक ही में दिख रहा है, तो यहां से एक लाइन ड्रॉ किया, एक यहां से, तो ये आधा एंगल जो होगा उसी को हम अल्फा लेंगे, ठीक है। लेकिन यहां पर देखो क्या है कि ये जो दो पॉइंट है जो डेल्टा एक्स डिस्टेंस पर, जैसे उसको बहुत दूर करके दिखाया गया है लेकिन वो है नजदीक, तो उनको ये अलग अलग करके दिखा रहा है। तो इस डेल्टा एक्स, डेल्टा थीटा और आर में क्या रिलेशन है, डेल्टा एक्स इक्वल टू आर इंटू डेल्टा थीटा, वही आर्क इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। तो यहां से हम लोग ये देख सकते हैं रिजॉल्विंग पावर पूछेगा तो ऐसे निकालेंगे, डेल्टा एक्स पूछेगा तो आप ऐसे भी इस फॉर्मूले को लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स इक्वल टू 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 म्यू साइन अल्फा, ठीक है। ये वो मिनिमम डिस्टेंस है जितनी डिस्टेंस पर दोनों पॉइंट्स को वो रिजॉल्व करके अलग अलग दिखा देगा, ठीक है। तो ये यहां पर डेल्टा एक्स हो जाएगा यहां पर, ठीक है। फॉर हाई रिजॉल्विंग पावर म्यू शुड बी हाई, अल्फा शुड बी हाई, दैट इज ऑब्जेक्ट प्लेस नियर द ऑब्जेक्टिव, लैम्डा शुड बी लेस, ठीक है। लैम्डा की वैल्यू कम होनी चाहिए हाई रिजॉल्विंग पावर के लिए, और म्यू और साइन अल्फा इनकी वैल्यूज ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। तो उसी के हिसाब से आपको यहां पर देखना है इसकी रिजॉल्विंग पावर यहां पर हाई करने के लिए क्या करेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं कि रिजॉल्विंग पावर जो है उसको अगर आपको हाई करना है तो आप क्या करेंगे। ये हो गया माइक्रोस्कोप के लिए। चलिए देखते हैं टेलीस्कोप में। टेलीस्कोप की जो रिजॉल्विंग पावर है वो 1 डेल्टा थीटा, इसमें एंगुलर सेपरेशन देखते हैं और इसमें लीनियर सेपरेशन रहता है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। d डिवाइडेड बाई 1.22 लैम्डा, तो ये आप ध्यान रखना। अगर डेल्टा थीटा आपसे पूछा जाता है तो ये 1.22 लैम्डा डिवाइडेड बाई d हो जाएगा, ठीक है। और यहां से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं रिजॉल्विंग पावर। d इज द अपर्चर डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव, लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, जनरली सनलाइट यूज करते हैं, ठीक है। जैसे बहुत दूर का ऑब्जेक्ट देखना है तो वहां कौन सा टॉर्च लगा के उसको लाइट दे देंगे, वहां पर क्या होगा, सनलाइट में ही उसका यूज किया जाएगा। तो सनलाइट ही वहां पर आपको देखनी है, ठीक है, मतलब उसी में उसका ये उसे देखना है, यूज करना है। फॉर हाई रिजॉल्विंग पावर द अपर्चर डायमीटर डी ऑफ टेलीस्कोप शुड बी हाई, ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है आपके यहाँ नीट में 2018 में पूछा गया था। डेल्टा थीटा का एंगुलर सेपरेशन बिटवीन द टू पॉइंट्स विच कैन बी रिजॉल्व बाय द इंस्ट्रूमेंट्स, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन इसको बोलते हैं। तो यहां पर भी वही चीज है कि जो दो पॉइंट है वो कितनी डिस्टेंस पर है जिनको ये रिजॉल्व करके दिखा दे रहा है, तो वो डेल्टा एक्स आपसे जानना चाह रहा है। तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, आर इंटू डेल्टा थीटा। तो अगर आपको डेल्टा थीटा पता है तो आप ये बता देंगे कि उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस क्या है, ठीक है। तो ये हो गया रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप। तो इतनी थ्योरी थी यहां पर, ये जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में जो चीज हमें देखना था माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप में, बस इन्हीं को आपको ध्यान देना है। और साथ ही साथ इसके क्वेश्चंस कैसे हैं, तो उसमें मैंने जो असाइनमेंट में क्वेश्चंस डाले हैं वो थ्योरेटिकल भी हैं और न्यूमेरिकल भी मैंने डाल दिए हैं। तो वो क्वेश्चंस अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के क्वेश्चंस करते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। In order to increase the magnifying power of a compound microscope, मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो माइक्रोस्कोप के लिए क्या ऑप्शंस दिए गए, द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस शुड बी स्मॉल, ठीक है। तो यही ऑप्शन यहां पर सही है, पहले से टिक भी है। तो यहां पर फोकल लेंथ, ये तो हम लोगों ने अभी पढ़ा ना कि फोकल लेंथ जो है दोनों की स्मॉल होनी चाहिए। आपको क्या कॉन्सेप्ट बताया था कि जब हम माइक्रोस्कोप की बात करते हैं तो जो ऑब्जेक्टिव एंड जो आई पीस होता है दोनों की फोकल लेंथ स्मॉल होनी चाहिए। लेकिन अगर दोनों में कंपेयर किया जाएगा तो एफओ शुड बी लेस देन एफई, ठीक है, तब ये कंडीशन होनी चाहिए। तो यहां पर उसने बोथ के लिए कहा, इसमें अब ये नहीं कि ऑब्जेक्टिव शुड हैव स्मॉल फोकल लेंथ एंड द आई पीस लार्ज, ठीक है, होता है लेकिन यहां पर नहीं, यहां पर आपको दोनों में कंपेयर नहीं कराया जा रहा है। जैसे कुछ लोग गलती कर देते हैं, कुछ लोग यहां पर सेकंड ऑप्शन कहते हैं ऑब्जेक्टिव शुड हैव स्मॉल फोकल लेंथ एंड द आईपीस शुड बी लार्ज फोकल लेंथ। तो यहां पर या बोथ शुड हैव लार्ज तो गलत है, द ऑब्जेक्टिव शुड हैव लार्ज ये भी गलत है, ठीक है, क्योंकि यहां पर फर्स्ट और सेकंड में कंफ्यूजन हो जाता है कुछ लोगों को, कुछ लोग ये सेकंड वाला ऑप्शन कहने लगते हैं। लेकिन हमने कहा था कि जब दोनों में कंपेयर करने को कहेगा तब आप ये कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव की स्मॉल होगी और आईपीस की लार्ज। लेकिन जब उसने यहां दे ही दिया
कि दोनों, इसमें ऐसा तो कंपेयर तो कराया नहीं गया, तो आप सीधे सीधे क्या कहेंगे, दोनों की फोकल लेंथ स्मॉल होनी चाहिए। ठीक है, आगे देखो, इस पर भी मैंने एक दे रखा है क्वेश्चन, तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं यहां पर। इसमें देखो क्या, फॉर अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस एंड आई लेंस आर f एंड fe रेस्पेक्टिवली, द मैग्निफिकेशन विल बी डन बाय माइक्रोस्कोप व्हेन। तो अब देखो यहां पर क्या है कि माइक्रोस्कोप के लिए कहा गया, लेकिन आपसे कहा गया कि कब आप यहां पर जो है मैग्निफिकेशन करेंगे। तो इसमें क्या था कि जो ऑब्जेक्टिव है थोड़ा सा उसकी फोकल लेंथ आईपीस से कम होनी चाहिए, तो इस वाले केस में आप यहां पर मैग्निफिकेशन कर पाएंगे, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द इंटरमीडिएट इमेजेस, जो बीच में इमेज बनती है माइक्रोस्कोप में, तो जैसे यहां पर ऐसे हम लोग देखते हैं, तो जो बीच वाली इमेज बनती है, अगर यहां ऑब्जेक्ट है तो बीच की इमेज ऐसे बनती है ना, इन्वर्टेड बनती, रियल बनती है और मैग्नीफाइड बनती है। तो रियल, इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, ठीक है, आईआईटी और आईआईटी दोनों में पूछा गया है ये क्वेश्चन, थर्ड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, द एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ अ सिंपल माइक्रोस्कोप कैन बी इंक्रीज्ड बाई, माइक्रोस्कोप के मैग्निफिकेशन को इंक्रीज करना है तो क्या करेंगे, फोकल लेंथ को यहां पर इंक्रीज करेंगे बाय इंक्रीजिंग, मतलब क्या चीज आपको इंक्रीज करनी, बाय इंक्रीजिंग फोकल लेंथ, साइज, अपर्चर या फिर पावर ऑफ लेंस। आप देखो फार्मूले, चाहे आप लीस्ट डिस्टेंस वाला देखो कि जब फाइनल इमेज डी पर बन रही है, फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बन रही, दोनों केसेस में आप देखो कि यहां पर क्या करेंगे, अगर आप यहां पर एम को बढ़ाना चाहते हैं तो फोकल लेंथ को कम करना पड़ेगा, फोकल लेंथ, शॉर्ट फोकल लेंथ आपको यूज करनी पड़ेगी, कम फोकल लेंथ की, एफ की वैल्यू कम करनी पड़ेगी। अब आप एफ की वैल्यू अगर आप कम करेंगे तो एम क्या होगा, एम बढ़ेगा। ठीक है, और एफ को कम करने का मतलब क्या है कि पावर आपको बढ़ाना है, यानी कि पावर ऑफ लेंस आपको इंक्रीज करना है, दैट मींस यहां पर फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 6.25 सेंटीमीटर इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास इफ द नियर पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वर इज 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई एंड द लेंस इज हेल्ड क्लोज टू आई। तो इसमें आपसे ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं, कैलकुलेट फॉर फाइनल इमेज एट डी द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लेंस, मतलब कितनी दूर पर ऑब्जेक्ट को रखा गया है, द एंगुलर मैग्निफिकेशन, जबकि फाइनल इमेज कहां पर बन रही, डी पर, और सेकंड में पूछा गया एंगुलर मैग्निफिकेशन, जबकि फाइनल इमेज कहां पर बने, इंफिनिटी पर। तो आप देखो आपको फोकल लेंथ दी गई यहां पर 6.25, कन्वर्जिंग लेंस है, मतलब वही सिंपल माइक्रोस्कोप की बात की जा रही है। तो यहां पर आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो यहां पर v की वैल्यू, चूंकि लीस्ट डिस्टेंस आप डिस्टिंक्ट विजन पर आप बना रहे हैं, तो v की वैल्यू -d यानी कि -25 रखेंगे। ठीक है, तो -25, क्योंकि आपको याद होगा कि जो भी लेंस हम लोग यूज करते हैं उसमें ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम साइड में बनते हैं, वर्चुअल इमेज बनती है ना, तो यहां पर जो u है या जो v है वो सब अपोजिट ऐसे मेजर करेंगे जब आप लाइट की डायरेक्शन के, मतलब ये डायरेक्शन होती है पॉजिटिव, तो ये यहां पर माइनस में रहेगा, u भी, ये ऑब्जेक्ट हो गया और ये इमेज हो गई, तो -25 रखा, u तो हमें निकालना है तो उसका साइन नहीं रखेंगे। फोकल लेंथ 6.25 कॉन्वेक्स के लिए प्लस रखते हैं, u -5 सेंटीमीटर आएगा, इसको जब आप सॉल्व करेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि लेंस के सामने आप 5 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट को रखेंगे। ठीक है, बाकी आपको यहां पर लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर और इंफिनिटी पर दोनों के लिए मैग्नीफाइंग पावर बताई गई है, तो m इज इक्वल टू 1 + d डिवाइडेड बाई f, ये d पर जब बनाते हैं हम इमेज तब के लिए है, तो ये आएगा 5, और दूसरा वाला 1 कम आएगा, क्योंकि दूसरा क्या होता है 1, ये होता है 1+ और इसमें 1 हटा देते हैं तो वो 4 आ जाएगा। फार्मूला में पता है m इज इक्वल टू d/f, वही d/f की वैल्यू 4 + 1 यहां आया 5, यहां पर वही चीज 4 आ जाएगी। ठीक है, तो देखो ये क्वेश्चन आपको देखने में आसान लग रहा है, लेकिन ये आसान है अगर आपको फार्मूला याद है तो, और अगर फॉर्मूला नहीं याद है तब फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आप कितना बड़ा डेरिवेशन वहां पर बैठ के करेंगे, तो इसलिए याद करने पड़ेंगे फार्मूले। तो आप जो केसेस हैं उनके फॉर्मूले थोड़ा सा देखो, ध्यान दो कि कैसे कैसे यहां पर फॉर्मूले हमसे पूछे जा रहे हैं या कैसे बताए गए थे, उनको आप याद रखें। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द लेंथ ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज 14 सेंटीमीटर, द मैग्नीफाइंग पावर फॉर रिलैक्स्ड आई इज 25, इफ द फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज 5 सेंटीमीटर देन द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस इज, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस विल बी। ठीक है, फॉर लिख दिया गया है, if the focal length of eye lens is 5 centimeter then the object distance for objective lens will be from, लिख देते हैं यहां पर हम,
फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस फुल्ली, मतलब एक तरह से आपको यहां क्या निकालना है। देखो एल दिया है उसने 14, एम दिया है -25। माइनस क्यों लिया गया? क्योंकि जो हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में फाइनल इमेज देखते हैं, तो जब हमने एम का फार्मूला आपको बताया था, ये वाला फार्मूला, ठीक है, तो इसमें हमने क्या कहा था, सारी वैल्यूज आपको न्यूमेरिकल वैल्यूज रखनी है। जब सब कुछ आप न्यूमेरिकल वैल्यू रखोगे तो एम आएगा माइनस में। माइनस साइन क्या शो करता है कि जो ऑब्जेक्ट और इमेज है वो इन्वर्टेड, मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे है तो इमेज इन्वर्टेड बनेगी जो फाइनल इमेज होगी, इसलिए एम की वैल्यू माइनस में आएगी। तो अगर आपको किसी क्वेश्चन में पहले से दिया गया है तो उसको आप माइनस रख सकते हैं, नहीं रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, न्यूमेरिकल वैल्यू वही आएगी, बस जैसे यहां पर 1.8 आ गया तो माइनस आएगा, तो हमें पता है माइनस में आना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आपको m -25 रखना है। एफ ई आई पीस के लिए दिया गया 5 सेंटीमीटर। यू ओ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस निकालें। देखो रिलैक्स्ड आई उसने कहा है, रिलैक्स्ड आई का मतलब इमेज कहां पर बनाएंगे, इन्फिनिटी, क्योंकि जब हम डी पर बनाते हैं तो स्ट्रेन्ड आईज होती हैं और इन्फिनिटी पर यानी कि रिलैक्स्ड आई की कंडीशन, तो इमेज होगी इन्फिनिटी पर। तो इस कंडीशन में L = V0 + FE, पीछे आपको बताया गया था, तो यहां से हम V0 की वैल्यू निकाल सकते हैं L - FE, और ये आ जाएगा 9। अब ये V0 क्यों निकाला, क्योंकि हमारे दिमाग में ये फार्मूला था कि हमें U0 तो निकालना है, M दिया गया है, D पता है, FE पता है, हमें क्या नहीं पता है, V0 हमने निकाल लिया, सारी वैल्यूज यहां पर रख दी, यहां से U0 सॉल्व कर लेंगे, कितना आ गया 1.8 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। The focal length of objective and eye lens of a microscope are 4 centimeter and 8 centimeter respectively if the least distance of distinct vision is 24। वैसे 25 होता है बट यहां पर उसने क्या दिया है 24। and the object distance is 4.5 centimeter from the objective lens, then find the magnifying power of the microscope if the final image is formed at least distance of distinct vision। अगर फाइनल इमेज डी पर बन रही है तो, ठीक है। देखें यहां पर FO दिया है 4, FE दिया है 8, D की वैल्यू 24, U0 दिया है 4.5, मतलब ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है, और M की वैल्यू आपको यहां पर निकालनी है, ठीक है। तो आप देखो यहां पर फार्मूला हमें पता है, ठीक है, कि जब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर इमेज बनेगी तो ये फॉर्मूला हमारे पास है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। अब देखो यहां पे हम सारी वैल्यूज रखेंगे, तो सारी वैल्यूज में हमें क्या पता नहीं क्या है, तो यहां पर FO आपको FO की जरूरत ही नहीं, FE की जरूरत है, वो भी दिया गया है, D भी आपको दिया गया है, U0 भी दिया गया है, हमें V0 की वैल्यू नहीं पता है। तो फिर हमारे लिए फार्मूला है कि ऑब्जेक्टिव के लिए V0 निकालने से, ये ऑब्जेक्टिव हो गया, तो ऑब्जेक्टिव में ये डिस्टेंस हो गई, जैसे इसको हमने कह दिया U0, तो यहां पर वो इमेज कहीं पर बनाएगा तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगी V0, और ये क्या है FO, ऑब्जेक्टिव है ना, तो इसमें सीधे सीधे लेंस इक्वेशन लगा देंगे हम लोग। लेंस इक्वेशन 1/FO 1/V0 - 1/U0। FO की वैल्यू आपको दी गई है कितनी 4, और V0 आपको निकालना है, U0 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये वाली वैल्यू माइनस में, ठीक है भाई, ऐसे रखेंगे ना, ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी प्लस, क्योंकि ऑब्जेक्ट इधर है तो इधर से डायरेक्शन प्लस, इसके अपोजिट डायरेक्शन क्या होगी माइनस, वो तो यूजुअल है जैसे लेंस में करते हैं। तो यहां पर वैल्यूज रख दिया, सॉल्व किया, V0 की वैल्यू आ गई 36, ये वाली वैल्यू उठाकर आपको यहां पर रख देनी है V0 36, सॉल्व करेंगे आ जाएगा -32। ऑब्जेक्ट ये जो आंसर आया है -32, तो ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको जो ऑप्शंस दिए जाए उसमें माइनस भी दिया जाए, माइनस जरूरी नहीं है, आपको सिर्फ 32 दिया जा सकता है, माइनस भी दिया सकता है और प्लस भी दिया सकता है। माइनस साइन सिर्फ क्या शो करता है कि जो इमेज बनेगी वो इन्वर्टेड होगी, बस इसीलिए यह माइनस आ जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज हाई इफ मैग्नीफाइंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप, बात हम किसकी कर रहे हैं, अब टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं क्या दिया, बोथ ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस हैव शॉर्ट फोकल लेंथ, नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ होनी चाहिए बड़ी और जो आई पीस है उसकी शॉर्ट फोकल लेंथ होनी चाहिए, तो उसके हिसाब से थर्ड ऑप्शन सही आएगा। द ऑब्जेक्टिव हैज अ लॉन्ग फोकल लेंथ एंड द आई पीस हैज अ शॉर्ट फोकल लेंथ, ठीक है, तो थर्ड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। इफ FO एंड FE आर द फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस रेस्पेक्टिवली ऑफ अ टेलीस्कोप, देन इट्स मैग्नीफाइंग पावर विल बी। अब यहां पर देखो आपको ये थर्ड ऑप्शन टिक करके दिया गया FO/FE,
इन्फिनिटी वाला। लेकिन अब आप सोचेंगे कि यार ऐसा तो इसमें कहीं दिया नहीं गया है कि इमेज इन्फिनिटी पर बन रही। तो हमने आपको क्या बताया था कि नॉर्मली जब हम नजदीक इमेज बनाते हैं तो स्ट्रेन्ड होती हैं आईज, तो हम लोग इमेज दूर वाली प्रेफर करते हैं जिसमें आईज हमारी रिलैक्स रहती हैं। ठीक है, तो अगर कुछ मेंशन नहीं होता है, कहीं से कोई चीज क्लियर नहीं है, तो हम इन्फिनिटी वाली कंडीशन को चूज करेंगे। इस बेसिस पर ये सही होगा, लेकिन बाकी और कोई सही भी तो नहीं है। ठीक है, तो मैच तो यही एक कर रहा है, अकेला ही ऑप्शन मैच कर रहा है, थर्ड वही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। अ टेलीस्कोप हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 144 सेंटीमीटर एंड एन आई पीस ऑफ फोकल लेंथ 6 सेंटीमीटर। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप एंड द सेपरेशन। मैग्नीफाइंग पावर यानी कि m पूछा गया, एंड द सेपरेशन बिटवीन द ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस यानी कि लेंथ पूछी गई है टेलीस्कोप की। When the final image is formed at infinity, जबकि उसने कहा फाइनल इमेज कहां पर बने, इन्फिनिटी पर। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, FOFE आपको दे दिया गया है। m का फार्मूला -FO/FE, -144 डिवाइडेड बाई 6, दोनों वैल्यूज रख दिया, -24 आ गया। और जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनती है तो लेंथ क्या होती है, FO + FE, 144 + 6 दैट इज 150 सेंटीमीटर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। An astronomical telescope is to be designed to have a magnifying power of 50 in normal adjustment. If the length of the tube is 102 centimeter, find the power of the objective and the eyepiece. पावर निकालनी है ऑब्जेक्टिव और आईपीस की। देखो m हो गया -50, तो माइनस हमने अपनी तरफ से लगा दिया क्योंकि हमें पता है ऑब्जेक्ट और इमेज, तो इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड। l की वैल्यू लेंथ जो दी गई है टेलीस्कोप की वो 102 और इमेज कहाँ है, इन्फिनिटी पर। PO और P मतलब ऑब्जेक्टिव और आईपीस की पावर्स कैलकुलेट करनी है। तो अगर आपको फोकल लेंथ पता चल जाए तो पावर तो हम निकाल ही लेंगे, P = 1/f होता है। तो आप देखो फोकल लेंथ कैसे पता करेंगे, m होता है -FO/FE। क्यों, क्योंकि इमेज कहां बन रही, इन्फिनिटी पर। तो यहां हम रखेंगे -50, यहां पर माइनस माइनस दोनों हट गए, FO/FE आ गया 50, यानी कि FO = आ गया 50 FE। अब देखो यहां अगर माइनस नहीं रखते तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होती ना कि यार ये माइनस में फोकल लेंथ क्यों आ रही है, जबकि यूज तो हम कॉन्वेक्स कर रहे हैं, तो वो गड़बड़ी हो जाती। इसीलिए वो पॉइंट आपको बता दिया गया था कि जैसे आपको क्वेश्चन में दिया गया है 50, तो आप माइनस रखेंगे क्योंकि इमेज कैसी बनती, इन्वर्टेड। L होता है FO + FE, तो यहां दूसरी क्वेश्चन हमें यहां से पता चल जाएगी कि L की वैल्यू 102, तो यहां पर FO की जगह पर आप क्या रखेंगे, FO की जगह पर आप रखेंगे 50 FE। तो यहां से FE की वैल्यू आ गई कितना, 2 सेंटीमीटर या 0.02 मीटर। और जो FO है वो कितना है, 50 टाइम्स FE, तो वो 100 सेंटीमीटर या 1 मीटर। पावर क्या होगी, PE 1/FE, 1/FE मतलब 1/0.02। तो ये 50 डायोप्टर हो गया और ये 1 डायोप्टर हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की पावर आ गई और आईपीस की पावर आ गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। An astronomical telescope has objective and eyepiece of focal length 40 centimeter and 4 centimeter respectively. To view an object 200 centimeter away from the objective, the lens must be separated by a distance. अब देखो यहां पर आपको क्वेश्चन ये नीट में आपके यहाँ पूछा गया, लेकिन ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आपको उसकी वर्किंग मतलब उसका जो पूरा फंडा है वो पता हो। ठीक है, तो इसीलिए आपको वो सारी चीजें समझाई गई। जैसे अब देखो यहां पर जो ऑब्जेक्ट है वो इन्फिनिटी पर नहीं, 200 सेंटीमीटर पर रखा गया है। ठीक है, और जो इमेज बन रही है तो वो इमेज यहां पर देखो टू व्यू कहा गया है, ऑब्जेक्ट को बस आपको देखना है। द लेंस मस्ट सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस, मतलब ये चीज आपको निकालनी है। ठीक है, तो अब आप यहां पर क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहां पर आपको ये भी नहीं बताया है उसने कि आपको इमेज कहां बनानी, उसने सिर्फ ये कह दिया टू व्यू, सिर्फ ऑब्जेक्ट को आपको देखना है 200 सेंटीमीटर पर जो है, तो उसके लिए इमेज कहां बनाएंगे। तो हमने क्या बताया था कि जब आपको कुछ मेंशन करके ना दिया जाए, कहीं से कोई क्लियरिटी ना हो, तो फिर आपके पास एक ही चीज है कि आप ये वहां पर ले लो कि जो भी फाइनल इमेज है वो कहाँ है, इन्फिनिटी पर, मतलब नॉर्मल एडजस्टमेंट की कंडीशन ले लो रिलैक्स्ड आई के लिए। ठीक है, तो अब देखो यहां पर ये ऑब्जेक्टिव हो गया, ये आईपीस हो गया। ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ, आईपीस की फोकल लेंथ आपको दे दी गई है। यहां पर 200 सेंटीमीटर पर रखा गया है ऑब्जेक्ट को, तो हम लोग इसकी जो इमेज है वो इधर फाइंड आउट करेंगे। ये इमेज यहां पर है A', लेकिन इस इमेज को हम ऐसे सेट करेंगे कि ये इसके फोकस पर आ जाए, जिससे कि फाइनल इमेज कहां चली जाए, इन्फिनिटी पर। तो आप देखो यहां से डिस्टेंस क्या दिखाई, FE, मतलब ये ऐसा सेट किया गया कि इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बन रही है वो V0 डिस्टेंस पर बन रही है, लेकिन इधर से वो डिस्टेंस FE के बराबर है। ठीक है,
ये ऐसे यहां पर इसलिए किया गया जिससे कि इसकी इमेज कहां बन जाए, इन्फिनिटी नॉर्मल एडजस्टमेंट हो जाए। देखो अब यहां पर क्या करना है, ये वी नॉट ही तो तुम्हें निकालना है भाई, आपसे ये एल पूछा गया, यही एल ही तो पूछा गया है, तो एल का मतलब क्या होगा, वी नॉट प्लस एफ ई, तो एफ ई तो पहले से पता 4, बस वी नॉट निकालना है। इसमें क्या करेंगे, लेंस फार्मूला यूज कर लो, 1/v0 माइनस 1/u0 1/f0, वैल्यूज रखेंगे तो ये -200 हो जाएगा, एफ ओ की वैल्यू 40, सॉल्व करा, वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई 50, ये 50 ये 4, टोटल कितना हो गया 54 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ हो जाएगी वी नॉट प्लस एफ ई 54 सेंटीमीटर। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहां पर क्वेश्चन नंबर 13। Calculate wavelength of light used when limit of resolution of the microscope is 5×10⁻⁷ meter and cone angle of light falling on the objective is equal to 90 degree given for air mu is equal to 1। देखो कोन एंगल, ये पूरा एंगल लिया जाएगा, ये जैसे कोन टाइप का बन जाता है ना, तो ये एंगल 90, लेकिन हम जो अल्फा लेते हैं अपने फार्मूले में वो आधा एंगल होता है, दैट मींस अल्फा इज इक्वल टू 90/2 दैट इज 45 डिग्री। बाकी ये तो सब फार्मूला बेस्ड रहेगा। डेल्टा एक्स जो है ये जो सेपरेशन होता है, ठीक है, जो यहां पर आपको दिया गया है व्हेन लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन का मतलब वही डेल्टा एक्स की वैल्यू, तो जो डेल्टा एक्स है वो 1/rp होता है, आरपी का फार्मूला आपको बताया गया था, ये चला जाएगा ऊपर, यहां से डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको पता चल गई, लेकिन आपको निकालना है लैम्डा, तो लैम्डा हो जाएगा 2 म्यू साइन अल्फा इंटू डेल्टा एक्स अपॉन 1.22। सभी वैल्यूज डाल दो, 2 म्यू की वैल्यू 1, अल्फा की वैल्यू 45, डेल्टा एक्स 5×10⁻⁷ और 1.22। देखो यहां पर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन तो रहेगा ही, जैसे ये 1/√2 आएगा, फिर कैलकुलेट पूरा करना पड़ेगा, तो थोड़ा कैलकुलेशन इस तरह के क्वेश्चंस में हो सकता है। 5796 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी यहां पर वेवलेंथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज अ डायमीटर ऑफ 100 सेंटीमीटर, मतलब डी की वैल्यू हो गई 100 सेंटीमीटर। कैलकुलेट द स्मॉलेस्ट एंगुलर सेपरेशन, यानी कि डेल्टा थीटा वो कह रहा है निकालने को, ठीक है, ऑफ टू स्टार्स दैट कैन जस्ट बी रिजॉल्व बाय द टेलीस्कोप, टेक 5000 लैम्डा इज इक्वल टू 5000 एंगस्ट्रॉम। सिमिलर ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया भी गया है। डेल्टा थीटा क्या होता है, 1/rp, ठीक है, आरपी वहां पर लिखा गया था 1/डेल्टा थीटा, तो डेल्टा थीटा 1/rp, तो ये फॉर्मूला आरपी का हमें पता है d/1.22 लैम्डा, ये ऊपर चला जाएगा। यहां पर डी की वैल्यू आपको 100 सेंटीमीटर यानी कि 1 मीटर दी गई है, और लैम्डा 5000 एंगस्ट्रॉम, उसको कन्वर्ट कर दिया गया मीटर में, सॉल्व करेंगे आ जाएगा 6.1 10⁻⁷। लेकिन जब ये एंगल निकालेंगे तो ये रेडियन में आएगा, डिग्री में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। द अपर्चर ऑफ द टेलीस्कोप इज 6.2 मीटर if the separation between the moon and the earth is 4×10⁵ kilometer and the wavelength of the visible light is 5000 angstrom, calculate resolving power आपको निकालना है और minimum separation निकालना है between object on the surface of moon so that they are just resolve, कि उनको हम just resolve कर सकें। तो आपको resolving power का फॉर्मूला पता है, d/1.22 लैम्डा, d 6.2 दिया गया है मीटर, लैम्डा की वैल्यू 5000 एंगस्ट्रॉम, सॉल्व किया 10⁻⁷ आ गया। डेल्टा एक्स क्या होता है, जैसे यहां पर देखो, जैसे मान ले ये 2 पॉइंट हैं जिनको वो प्रॉपर रिजॉल्व करके दे रहा है, तो आर्क इज इक्वल टू एंगल इनटू रेडियस, और एंगल क्या है डेल्टा थीटा 1/rp, एंगुलर रिजोल्यूशन जो होता है। आरपी की वैल्यू आपको पता है, ऊपर आपने निकाल लिया। आर आपको यहां पर पता है, आर की वैल्यू क्या है, आर आपको दिया गया है कितना, 4×10⁵ किलोमीटर, तो उसको मीटर में कन्वर्ट किया गया है, इसलिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई किया गया, कितना आ जाएगा 40 मीटर। मतलब जो 40 मीटर की डिस्टेंस पर होंगे उनको प्रॉपर सेपरेट करके आपको दिखा देगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इन एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आर λ1 4000 angstrom, λ2 5000 angstrom, then ratio of their respective resolving power corresponding to λ1 and λ2 is, देखो यहां ना तो उसने कहा माइक्रोस्कोप ना ही कहा टेलीस्कोप, उसने कहा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, तो इसलिए कहा क्योंकि दोनों के लिए ही, अगर आप दोनों के फार्मूले ऑब्जर्व करो माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप, तो दोनों की ही रिजॉल्विंग पावर लैम्डा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। आप फार्मूले से देख लो, rp1/rp2 λ2 λ1 5/4000 एंड 5/4 हो जाएगा, दैट इज 5:4, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, तो सिंपल ही क्वेश्चंस रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते, बट फार्मूले आपको याद होंगे तभी आपके लिए सिंपल रहेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है,
नेक्स्ट आप देखें क्वेश्चन नंबर 17, फॉर अ टेलीस्कोप टू हैव लार्ज रिजॉल्विंग पावर द, क्या होगा टेलीस्कोप के लिए? फोकल लेंथ ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव शुड बी लार्ज, फोकल लेंथ ऑफ इट्स आई पीस शुड बी लार्ज, फोकल लेंथ ऑफ इट्स आई पीस शुड बी स्मॉल, अपर्चर ऑफ इट्स शुड बी लार्ज। रिजॉल्विंग पावर को अगर करना है टेलीस्कोप की लार्ज, तो पहले रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला लिखने से हमें पता चला कि डी की वैल्यू लार्ज होनी चाहिए, ठीक है, डी, तो जितना ज्यादा डी होगा उतनी ही ज्यादा उसकी रिजॉल्विंग पावर होगी। तो लास्ट वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अपर्चर ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव शुड बी लार्ज, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन यहां पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से ये आपका ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट जो है टॉपिक वो फिनिश होता है, और इसमें हमने आपको सारी चीज़ें समझा भी दी हैं। फॉर्मूले आपको थोड़ा सा ध्यान रखने होंगे, इसलिए मैंने क्वेश्चंस भी आपको करा दिए, थ्योरेटिकल भी डाल दिए और न्यूमेरिकल भी डाल दिए, दोनों तरह के क्वेश्चंस बता दिए। अगर आपको फॉर्मूले याद रहेंगे तो क्वेश्चन बहुत आसान रहेगा। पहले आप लिख लो क्या है और उसके हिसाब से फिर देख लो कैसा कहाँ इमेज बने, उसके हिसाब से आप फार्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको थोड़ा सा वर्किंग पे भी ध्यान देना रहेगा। तो उसमें कंपाउंड का और टेलीस्कोप का लगभग कॉन्सेप्ट एक जैसा है, तो जब रिवाइज करना तो थोड़ा उस पर ध्यान देना कि ऑब्जेक्ट, फिर उसकी इमेज और फिर उसकी फाइनल इमेज कहां बननी, बस यही कॉन्सेप्ट है, इसी को फोकस करना है आपको, ठीक है। तो इसे अच्छे से रिवाइज कर लेना। बाकी पूरा आपका रे ऑप्टिक्स यहाँ पर फिनिश होता है, और हर एक लेक्चर में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस भी अलग अलग टाइप को करा दिए हैं, ठीक है। तो उन्हें आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, और इसके अलावा थोड़ा सा प्रीवियस ईयर आप देख लेना कि उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए। बस इतना सफिशिएंट होगा, और इससे ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं, बाय बाय।